हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 12 साइंस केमिस्ट्री के अंदर लेसन संख्या 8, इसमें हम पढ़ेंगे डी और ए ब्लॉक तत्व, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी जो डी ब्लॉक तत्व हैं इस चैप्टर के अंदर, एक बार बता देता हूँ क्या क्या होगा। डी ब्लॉक तत्वों का विन्यास, फिर हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक तत्वों के गुणधर्म। अब ये पढ़ने के बाद में इनके कुछ उपयोग हैं, डी ब्लॉक तत्वों के गुणधर्म और इनके उपयोग, जैसे आवर्त के अंदर आकार किस प्रकार से बढ़ रहा है, ये तो इनके गुणधर्म हो जाएंगे। आयनन एंथैल्पी है, इसको कणन एंथैल्पी भी बोलते हैं, ठीक है। ये अंतराकाशी यौगिकों के रूप में कार्य करते हैं, तो क्यों करते हैं। डी ब्लॉक तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य क्यों कर रहे हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। इसी के साथ में हम पढ़ेंगे ए ब्लॉक तत्वों के बारे में। ए ब्लॉक तत्वों का जो विन्यास है, विन्यास का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। विन्यास कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ में ही इनकी पढ़ लेंगे हम ऑक्सीकरण अवस्थाएं, और ये ही हम आगे पढ़ेंगे ए ब्लॉक तत्वों के गुणधर्म और ए ब्लॉक तत्वों के उपयोग। जैसे ए ब्लॉक तत्वों के अंदर एक तो श्रेणी आती है लैंथेनाइड और दूसरी होती है एक्टिनाइड। तो इसी जो ए ब्लॉक है इसी के अंदर हम पढ़ेंगे लैंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों में समानता। और एक अपन पढ़ेंगे लैंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों में असमानता। ये सभी अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, समानता और असमानता। जो भी आपको बताया है, डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी ब्लॉक तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, डी ब्लॉक तत्वों के गुणधर्म, ए ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ए ब्लॉक तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ए ब्लॉक तत्वों के गुणधर्म, ए ब्लॉक तत्वों के उपयोग, और ए ब्लॉक तत्वों में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों में समानता और इन्हीं तत्वों में अंतर या असमानता बोल सकते हैं। ये अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब देखिए, सर्वप्रथम लेता हूँ डी ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक तत्वों को डी ब्लॉक ही क्यों बोला गया। सबसे पहले तो यहीं से डेफिनेशन प्रारंभ होती है कि डी ब्लॉक तत्व होते क्या हैं या इन्हें डी ब्लॉक ही क्यों कहते हैं। तो देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है। जैसे उपकोष होते हैं एस, पी, डी और एफ, इनको उपकोष बोलते हैं। जैसे एस ये हो गया, ये पी हो गया, ये हो गया डी, और ये हो गया एफ। क्लियर। अब इनके अंदर जो एक एक बॉक्स बने हुए हैं इनको हम बोलते हैं कक्षक, ठीक है। और इस संपूर्ण को क्या बोलेंगे हम, उपकोष। तो जो डी ब्लॉक तत्व हैं, इन डी ब्लॉक तत्वों में इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में जाता है, डी उपकोष में जाता है, ठीक है। तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है उन तत्वों को डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। क्लियर। अब आता है आगे डी ब्लॉक तत्वों का विन्यास, यानी इनका सामान्य वाहितम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होगा।
डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए, सामान्य बाह्यतम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा n-1 d, और d में होंगे 1 से 10 तक, क्योंकि d की अधिकतम कैपेसिटी है कि ये 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। क्योंकि d के अंदर कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक, और एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 5 में कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो n-1 d 1 से 10 और ns2, कई बुक में आपको ns1 से 2 भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। यानी s में एक भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है और 2 भी। ये हो गया इसका सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये n क्या है? यहाँ पे n होता है आवर्त संख्या। n को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? आवर्त संख्या। अब देखिए, जो डी ब्लॉक तत्व हैं, इन डी ब्लॉक तत्वों का वर्ग, यानी आवर्त सारणी में ये कौन से वर्ग से प्रारंभ होते हैं और कौन से वर्ग पे खत्म होते हैं। तो देखिए, आवर्त सारणी के अंदर ये तीसरे वर्ग से तो होते हैं प्रारंभ, और ये डी ब्लॉक तत्व हैं ये चलते हैं 12वें वर्ग। तो आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक तत्व हैं ये वर्ग संख्या 3 से वर्ग संख्या 12 तक उपस्थित है। क्लियर? अब इनके लिए अगर आवर्त देखा जाए तो डी ब्लॉक तत्व कौन से आवर्त से प्रारंभ होते हैं? तो आंसर होगा डी ब्लॉक तत्व चौथे आवर्त से प्रारंभ होते हैं और आगे ये लास्ट 7वें आवर्त तक चलते हैं। देखिए, जैसे हम लिखना चाहें तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और ये फ्रेंसियम। और आगे ये तो हो गया पहला वर्ग। अब दूसरा वर्ग क्या होगा? लिथियम से आगे, जैसे लिथियम कितने नंबर है? 3 नंबर। 4 नंबर कौन होगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और ये रेडियम। ठीक है, Rn तो रेडोन होता है, Ra का मतलब रेडियम और Re का मतलब होता है रीनियम। अब देखा जाए तो ये तो हो गया यहाँ पे पहला आवर्त, ये हो गया दूसरा आवर्त, ये यहाँ पे तीसरा, और ये हो गया चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये लास्ट हो गया सातवां। आवर्त सारणी में 7 ही आवर्त होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन तो इधर आता है, इसी के अंदर हीलियम, ठीक है, पहले आवर्त में, लिथियम, बेरिलियम। तो फिर यहाँ पर सेकंड में आता है 13 नंबर पे, याद है अगर आपको तो 13 नंबर पे कौन आएगा? बोरोन। बताओ, 13 पे होता है बोरोन, 5 नंबर पे होता है। जैसे बोलता हूँ वैसे बोल रहे हो। यानी ये तो हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये 4 नंबर। 5 नंबर पे कौन होगा? बोरोन। 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन और 9 पे फ्लोरीन और 10 पे कौन होगा? नियोन। अगर आपको याद है तो क्या यही सीक्वेंस होती है क्या? अब ये जो इधर वाले हैं ये कौन से ब्लॉक के होते हैं? पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ठीक है। ये कौन से ब्लॉक के होते हैं? पी ब्लॉक। ये इधर वाले दोनों कौन से के होते हैं? एस ब्लॉक। अब आपने आवर्त सारणी में 11th क्लास में पढ़ा होगा, एस व पी ब्लॉक के मध्य डी ब्लॉक को रखा गया है और ए ब्लॉक को आवर्त सारणी में सबसे नीचे रखा गया है। तो यहाँ पे इसमें देखिए, अब जैसे 3, 4, 5, 10 तक हो गया, ये 11, ये 12, ठीक है। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम, बोलो कितने नंबर पे आया? 13 पे। 13 पे पहले बता दिया था आपने, बोरॉन 13 पे नहीं, एल्यूमिनियम है 13। फिर सिलिकॉन 14 पे, फास्फोरस 15 पे, सल्फर 16 पे, क्लोरीन 17 पे और ऑर्गन हो जाएगा 18 पे। क्लियर? अब पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, ठीक है।
अब यहाँ पे आएगा स्कैंडियम 21। आई बात याद? अब ये मैंने क्यों बताया है? क्योंकि दिमाग में ऐसा चल रहा है कि जो डी ब्लॉक तत्व हैं वो तीसरे आवर्त में उपस्थित हैं, तीसरे में नहीं है, क्योंकि पहले आवर्त में कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे में ये तत्व हो गए, तीसरे में ये हो गए। ये प्रारंभ होते हैं कौन से? चौथे से। तो याद रखना, डी ब्लॉक तत्व हमेशा चौथे आवर्त से प्रारंभ होते हैं और सातवें आवर्त तक चलते। क्लियर हो गया? डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य बाध्यता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 डी 1 से 10 ns2। n का मतलब क्या है? आवर्त संख्या। जैसे मान लीजिए हमें ये तत्व है, तो इसका कौन सा आवर्त हो गया? चौथा आवर्त। तो n का मान क्या रख देंगे? 4 -1 हो गया। तो d 1 से 10, यहाँ पे n का मान 4, s और s में ये एक है, जो भी 2 इलेक्ट्रॉन है वो। ठीक है, तो यहाँ पे अब मान क्या रहा? 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3। तो इसको हम क्या लिख देंगे? 3d। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो ये तत्व हैं कौन से? स्कैंडियम से जिंक तक, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा? 3d में। इससे आगे जो नीचे आएंगे इनमें इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा? 4d में, क्योंकि आवर्त कौन सा आ जाएगा? ये 5वां। तो 5 में से 1 गया तो कितने बचे? 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4d हो गया नहीं। और इससे आगे हो जाएगा 5d, फिर इससे आगे होगा 6d। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पे इनकी श्रेणियां बांटी गई हैं। तो जो डी ब्लॉक तत्व हैं इनको 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब इन 4 श्रेणियों के अंदर आएगी, पहली श्रेणी होगी स्कैंडियम वाली, कौन सी हो जाएगी? 3d श्रेणी, जिसको संक्रमण श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो हो जाएगी 3d संक्रमण श्रेणी, 4d संक्रमण श्रेणी, 5d संक्रमण श्रेणी और 6d संक्रमण श्रेणी। क्लियर? तो देखें, जो भी इनकी श्रेणियां हैं, यानी डी ब्लॉक तत्वों की हो जाएगी 3d संक्रमण श्रेणी, 4d संक्रमण श्रेणी, 5d संक्रमण श्रेणी और 6d संक्रमण श्रेणी। होगी श्रेणी। अब इन्हीं के जो नाम हैं इन्हीं के ऊपर परिभाषा है। देखिए 3d संक्रमण श्रेणी किसको बोलेंगे? वह श्रेणी जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में प्रवेश करता है, उसको 3d संक्रमण श्रेणी। 4d का मतलब वह संक्रमण श्रेणी जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4d कक्षक में प्रवेश करता है। 5d वह संक्रमण श्रेणी जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5d कक्षक में प्रवेश करता है। और लास्ट हो जाएगी वह संक्रमण श्रेणी जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 6d कक्षक में प्रवेश करता है, उसे 6d संक्रमण श्रेणी कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा? डी ब्लॉक तत्वों में 3d, 4d, 5d और 6d ये 4 श्रेणियां उपस्थित होती हैं। अब सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं 3d संक्रमण श्रेणी। थ्री संक्रमण श्रेणी डेफिनेशन क्या होगी? वह संक्रमण श्रेणी जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में प्रवेश करता है उसे 3d संक्रमण श्रेणी कहते हैं। अब इसमें देखिए आगे, इस संक्रमण श्रेणी के जो भी तत्व हैं उन तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक। तो देखिए मैं लिख रहा हूं तत्व का नाम, प्रतीक या संकेत बोल सकते हैं, परमाणु क्रमांक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए जैसे तत्वों का संकेत लिख रहा हूं पहले,
ये हो गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। अब यहाँ पे मैंने ओक को छोटा लिखा है। तत्व का संकेत लिखते समय पहला अक्षर हमेशा बड़ा और दूसरा छोटा। अगर इसको हम बड़ा लिख देंगे तो ये कोबाल्ट नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी। अब देखिए Sc यानी स्कैंडियम, Ti टाइटेनियम, V को बोलेंगे वेनेडियम, Cr को बोलेंगे क्रोमियम, Mn को बोल देंगे मैग्नीज, Fe आयरन, Co कोबाल्ट, Ni निकिल, Cu कॉपर और Zn क्या हो जाएगा, जिंक। इसको हम कॉपर को तांबा ही बोल सकते हैं, ठीक है। इसका नाम क्यूप्रस से और इसका नाम जो फेरस से हुआ है आयरन। अब देखिए परमाणु क्रमांक, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29 और जिंक हो जाएगा 30। ये इनके परमाणु क्रमांक। अब इनका लिखेंगे हम विन्यास। तो देखिए इससे पहले हम लिख देते हैं नोबल गैस। तो 21 से पहले कौन सी नोबल गैस आती है? 21 नंबर से पहले, 21 परमाणु क्रमांक से पहले ऑर्गन आती है। कितना नंबर होगा? 18 नंबर। नोबल गैस को क्यों लिखते हैं? क्योंकि नोबल गैस का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम ऑर्गन। तो इस ऑर्गन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है कि इनका सामान्य बाह्यतम विन्यास क्या होता है? n-1, d1 से 10 और ns2, यही होता है। अब n का मतलब क्या है? आवर्त संख्या। तो ये कौन से आवर्त के तत्व हैं? चौथे आवर्त के। तो n के स्थान पे 4 लिखा, 4 में से 1 गया, कितना आया? 3 आया या नहीं? तो ये तो हो गया 3d। और यहाँ पे n के स्थान पे क्या लिखेंगे? 4, तो ये हो जाएगा 4s। हो गया नहीं? अब s में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची जाएगी? हमेशा 2। वो स्थायित्व वाला अलग होगा जो बता देंगे, जो आएगा क्रोमियम में और कॉपर में, ठीक है। s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो देखिए 18 और 2 20, कितना इलेक्ट्रॉन और रहा? 21। इसमें तो 1, तो ये 1 किस में आ जाएगा? डी। बढ़ सकते हो आसानी से। अब देखिए चलते हैं प्रत्येक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लिखते हैं। तो आगे 1 नंबर और बढ़ाना है। तो देखिए हो जाएगा ऑर्गन 3d2 4s2, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना। s में तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि s में तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 ही होते हैं। आगे देखिए फिर वेनेडियम में क्या होगा? ऑर्गन 3d3 4s2। अब क्रोमियम का ध्यान से इसी का पूछा जाता है विन्यास। तो देखिए अपन क्या करते हैं? अपन करते हैं कि ऑर्गन अगला भर देते हैं इस प्रकार से कि 3d4 और 4s2, जो गलत है। कैसे? क्योंकि अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो 3d क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और d में 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब अर्धपूरित, और s में 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये भी अर्धपूरित। तो अर्धपूरित दोनों हो गए तो दोनों का स्थायित्व ही क्या हो गया? अधिक होगा। लेकिन यहाँ पहले से क्या है? ये तो पूर्णपूरित है और ये न तो अर्धपूरित है और न ही पूर्णपूरित। अगर कोई कक्षक अर्धपूरित या पूर्णपूरित होने से कोशिश कर रहा है या अपना स्थायित्व बढ़ा रहा है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, क्योंकि इसको 1 की आवश्यकता है। तो ये हो जाएगा 3d5 और 4s1। हो गया नहीं? तो देखिए 18 और 5 23 और 1 24 हो चुके हैं। अब आगे देखिए ये ऑर्गन 3d वही रहेगा 5
और इलेक्ट्रॉन पहले कौन भरेगा 4s2, क्योंकि s में तो हमने विन्यास में क्या लिखा था कि 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, केवल ये जो अपवाद केस है यही रहेगा अलग। तो कितने हो गए 18, 2 20 और 5 25। फिर आगे चलिए, ऑर्गन 3d6 4s2, ऑर्गन 3d7 4s2, ऑर्गन 3d8 4s2, ऑर्गन। अब अपन क्या करते हैं कि 3d9 4s2, क्या यहाँ भी कुछ हो सकता है? अगर ये d एक इलेक्ट्रॉन ले ले s से तो d के पास कितने हो जाएंगे 10 और s के पास हो जाएगा 1, तो s तो अर्धपूरित और d कैसा हो जाएगा पूर्णपूरित, स्थायित्व तो अधिक होगा। तो d में तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 10 और s में रह जाएगा 1, ठीक है। और जो लास्ट है ये होगा ऑर्गन 3d10 4s2, क्लियर। तो यहाँ पे 2 अपवाद केस आए, एक तो कॉपर और एक आया है क्रोमियम, और ये दोनों के दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनना है वैसा इन दोनों में नियम नहीं है, क्योंकि ये इनके अर्धपूरित और पूर्णपूरित स्थायित्व के आधार पर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। देख लीजिए एक बार फिर से, दोबारा देख लीजिए, यानी जो 3D संक्रमण श्रेणी है उसका पहला तत्व कौन सा है स्कैंडियम, जिसका परमाणु क्रमांक है 21। लास्ट तत्व कौन सा है जिंक, परमाणु क्रमांक कितना है 30। यानी 3D संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम 21 से Zn 30 तक उपस्थित है, ठीक है। पहले तो ये 3D संक्रमण श्रेणी किसको कहेंगे, यानी वह संक्रमण श्रेणी जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में प्रवेश करता है 3D संक्रमण श्रेणी कहलाती है। और 3D संक्रमण श्रेणी है ये स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक उपस्थित है, ठीक है। अब 3D संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उनमें है स्कैंडियम, संकेत होगा Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट Co, निकिल Ni, कॉपर Cu और जिंक Zn, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय ये ध्यान रखना कि जो इनका परमाणु क्रमांक है इससे पहले की हमें नोबल गैस लेनी है। नोबल गैस ही क्यों, क्योंकि नोबल गैस का स्थायित्व अधिक होता है। तो 21 से पहले नोबल गैस आती है ऑर्गन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ चुके हैं, बाकी हम सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भर देंगे n-1 d1 से 10 और ns2। तो देखिए n का मतलब है आवर्तित संख्या, जैसे 3 कैसे आया, तो यहाँ पे आवर्त संख्या कितनी है 3D की 4 होती है, तो 4 - 1 और d1 से 10 और 4s2, तो यहाँ तो कितना बच गया 3d1 से 10 और ये हो जाएगा 4s2, क्लियर। तो इसमें होगा 3d और 4s, तो आ गया 3d और 4s। s में है 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी बचे वो किस में आएंगे d में आएंगे। इसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। आगे क्रोमियम में चलते ध्यान रखना कि क्रोमियम में होंगे 3d4 और 4s2, इस सीक्वेंस से भरेंगे तो। लेकिन यहाँ पे d में अगर 5 हो जाए तो स्थायित्व अधिक होगा, तो s से 1 इलेक्ट्रॉन किस में आ गया d में, तो क्रोमियम में s में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही होता है कॉपर में, s में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया d को, तो d का हो गया पूर्णपूरित विन्यास, ठीक है। इस आधार पे हम 3D संक्रमण श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। आज की क्लास यहीं पे खत्म है।